Hello guys, I am Himanshi Verma from Indian Student Group. आज हम लोग क्लास 10th के लोकतंत्र राजनीति पार्ट सेकंड का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है सत्ता की साझेदारी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि किसी एक व्यक्ति के लिए या कोई भी एक ऑफिस है, उसके लिए सभी कार्य कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर हमारे ही घर में कोई शादी हो, तो उस शादी में कोई एक व्यक्ति पूरे काम नहीं कर सकता। वह अपने कामों को विभिन्न परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच बांट देता है कि आप ये करेंगे, आप ये करेंगे। ठीक उसी प्रकार जो सत्ता है, यानी जो हमारे देश का प्रशासन है, वह कार्य करने के लिए अपने कार्य को अलग अलग विभागों में बांटता है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसी को हम सत्ता की साझेदारी पर बोल सकते हैं। लेकिन हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि सत्ता की साझेदारी का आधार क्या होना चाहिए। सत्ता की साझेदारी का हम ऐसा क्या आधार रखें जिससे जो समाज में रहने वाला हर वर्ग, हर संप्रदाय उसका लाभ उठा सके, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो। आप समझ रहे हैं ना कि किस प्रकार की सत्ता बनाई जाए कि सभी लोगों को सत्ता में भागीदारी हो। ठीक है, हम पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम दो देशों के बारे में बात करेंगे। एक हमारा अ, एक हमारा श्रीलंका है और दूसरा हमारा बेल्जियम है। ठीक है, तो हम बेल्जियम की ही बात करते हैं। देखिए, अगर बेल्जियम का हम एरिया देखें तो बेल्जियम तो हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा और इसकी आबादी भी काफी कम है। आप देख सकते हैं कितना सा है। देखिए, है ये तो ये छोटा है और इसकी आबादी ना हरियाणा राज्य से भी कम है। तो बेल्जियम में क्या है, तो लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर विभाजन है। सांप्रदायिक विभाजन भाषा के आधार पर है। देखिए, हम देख सकते हैं कि देश की कुल आबादी का जो 59% यानी 59% हिस्सा फ्लैमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। लगभग 60 बोल सकते हैं हम, लेकिन 1% जर्मन भाषा भी बोलते हैं लोग। तो 59 लोग डच बोलते हैं, 40 लोग वैलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि फ्रेंच बोलने वाले कम हैं, डच बोलने वाले ज्यादा हैं और जर्मन बोलने वाले तो बहुत ही कम है, 1% है समथिंग। लेकिन जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, उसमें 80% लोग, यानी उसमें रहने वाले लोग जितने हैं उसका 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। यानी हम देख सकते हैं कि राजधानी में फ्रेंच ज्यादा बोला जाता है और डच को कम बोला जाता है। तो हम इस आधार पर ये बोल सकते हैं कि जो बेल्जियम है उसमें फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग कम हैं देश में, जबकि राजधानी में बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलने वाले लोग ज्यादा हैं और देश में डच बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, जबकि डच बोलने वाले लोग राजधानी ब्रुसेल्स में कम हैं। आप याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर हम देखें तो फ्रेंच बोलने वाले कम हैं डच बोलने वालों की तुलना में। तो जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वो समृद्ध और ताकतवर है और जो डच बोलने वाले हैं वो उतने समृद्ध या उतने ताकतवर नहीं। आप देख सकते हैं कि डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत थे। तो हम देख सकते हैं कि बेल्जियम में तो भाषा के आधार पर था विभाजन। और अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका तो एक द्वीपीय देश है, आप सभी जानते हैं। और जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ दूरी की किलोमीटर पर ही स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर ही है। ठीक है, तो क्या है कि जो हमारा श्रीलंका है, इसमें आबादी कुल जनसंख्या का 74% तमिल आते हैं, मतलब तमिल लैंग्वेज बोलने वाले, जिनकी आबादी देखो तमिल तमिल समझ रहे हैं आप। देखो, अगर हम देखें हमारा भारत भी नीचे दक्षिण में तमिल बोलते हैं, हम तमिल भाषा बोलने वाले। ठीक है, तो तमिल आते हैं जिसमें से 18% कुल जनसंख्या का 18% ही है। ठीक है, तो 74% सिंगली है, समूह सिंगली है और 18% लोग तमिल है। अब तमिल में भी दो समूह हैं, एक श्रीलंकाई मूल है, यानी जो श्रीलंका में मूल रूप से रह रहे हैं, और दूसरे वो हैं जो भारत से शिफ्ट हुए, यानी कि हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक काल में, मतलब जब बिजनेस होता था तब काम करने के लिए भारत से श्रीलंका गए थे, उन लोगों की संतान है। ठीक है, तमिल में दो टाइप के लोग मिलेंगे, एक तो वहां के जो मूल है वो है, और जो भारत से जो लोग शिफ्ट हुए थे
बिजनेस करने के लिए या उन्हें लाया गया था, तो उनकी फैमिलीज तो वो है तमिल। तो हम देख सकते हैं कि श्रीलंका में दो वर्ग है, एक सिंगलियाई समूह और दूसरा है हमारा तमिल समूह। ठीक है, तमिल में भी दो पार्ट है, एक मूल है और एक हिंदुस्तानी तमिल है। ठीक है, तो क्या होता है कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अगर हम तमिल की बात करेंगे तो वो उत्तर और पूर्वी प्रांतों में है। अधिकतर सिंगली भाषा लोग बौद्ध हैं, हम देख सकते हैं। और जो सिंगली भाषा है वो बौद्ध, आप सभी जानते हैं श्रीलंका में तो बौद्ध धर्म का काफी अच्छे से प्रचार प्रसार हुआ है। तो सिंगली भाषा के लोग बौद्ध है, जबकि तमिल भाषा के लोग कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान है। ठीक है, क्योंकि हमारे साउथ दक्षिण में भी एक मुसलमानी समूह पाया जाता है। ठीक है, तो श्रीलंका में जो तमिल भाषी लोग हैं उनमें कुछ हिंदू है कुछ मुसलमान है। तो श्रीलंका की आबादी में 7% लोग ही ईसाई हैं। और उन्होंने दोनों ही भाषाएं आती है, सिंगली और तमिल। तो हम देख सकते हैं कि सिंगली, तमिल और ईसाई, ये तीन ही वर्ग पाए जाते। जो हमारे तमिल है वो कहाँ पाए जाएंगे? श्रीलंका के उत्तर पूर्वी प्रांत में। और वहाँ पे ज्यादातर लोग क्या है? सिंगली भाषी लोग और बौद्ध धर्म। तो क्या होता है कि जो श्रीलंका है बौद्ध धर्म होने के कारण बौद्ध धर्म के प्रचारों को बढ़ाता है, जिससे तमिल लोगों को लगता है कि कहीं उनके भाषा, उनकी संस्कृति का विनाश ना हो। विनाश तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन धीरे धीरे खत्म ना हो, ये चीज क्या कही जा सकती है। ठीक है, अब श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद क्या होता है कि 1948 में 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। देखिए, ठीक है। और सिंगली समुदाय हम सभी जानते हैं कि ज्यादा था। तो सिंगली समुदाय लोगों ने अपनी अपनी बहुसंख्या का के बल पर शासन में प्रभुत्व जमाना चाहा। हम सभी जानते हैं कि जो वर्ग सबसे ज्यादा होता है तो सत्ता में भी उसके आने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। ये बोले कि वही वर्ग आता है सत्ता में। देखिए, हमें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारा जो भारत है वह भी अगर देखें तो हमारे भारत में हिंदू धर्म सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो अगर हम सत्ता में लोगों को देखें तो हिंदू धर्म के लोग बाकी धर्मों के मुकाबले ज्यादा शामिल हैं। तो सिंपल सी बात है, जो वर्ग जितना ज्यादा होगा उसका हर क्षेत्र में उतना ही ज्यादा प्रतिनिधित्व होगा। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, जैसे हम यूरोप जाए तो वहां हमें ब्रिटिश ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश तो नहीं बोल सकते, हम ईसाई लोग ज्यादा मिलेंगे सत्ता में। ठीक है, चलिए। तो अब क्या होता है कि 1948 में ये स्वतंत्र राष्ट्र बना और सिंगली समुदाय नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पे प्रभुत्व जमाना चाहा। क्या होता है, जो जो प्रभुत्व जो सबसे ज्यादा लोग होते हैं वो ये सोचते हैं जो अल्पसंख्यक लोग हैं, हम बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का विकास पर ध्यान करते हैं। और यही बात सिंगली समुदाय में थी कि उन्होंने ना अपने धर्म, अपने प्रचार, अपने प्रचार, इन सब पे ज्यादा ध्यान दिया। तो इससे क्या होता है, जो और दूसरा वर्ग था वो नाराज हो गया। देखो इन्होंने क्या करा है कि 1956 में एक कानून बनाया गया, जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके, देखिए आप समझ रहे हैं ना, तमिल 18% था, तमिल को दरकिनार करके सिंगली को एक मात्र राजभाषा घोषित किया। देखिए, सिंगली को राजभाषा घोषित करना तो कुछ गलत नहीं था, लेकिन गलत था कि उन्होंने तमिल तमिल की तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया, कि जबकि तमिल बोलने वाले लोग भी थे ना। ऐसा तो है नहीं कि तमिल भाषा बोलने वाला कोई था ही नहीं, या 1-2% ही थे। 18% था, जो अपने आप में था काफी। तो उस भाषा की तरफ ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ देखिए इन्होंने क्या किया कि विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में भी सिंगलियों को प्राथमिकता दिया। देखिए आप समझ रहे हैं ना किस प्रकार का ये आप वो भेदभाव कर रहे हैं, भाषा का भेदभाव कर रहे हैं। और नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। यानी आप किसी एक धर्म को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये आधार हो रहा था धार्मिक मतभेद से। ठीक है, अब क्या हुआ कि इससे धीरे धीरे सब लोगों को, जो तमिल लोग थे वो नाराज होने लगे, वह अपनी नाराजगी बताने लगे। और क्या हुआ, जब बौद्ध धर्मावलंबी की सारी राजनीतिक पार्टियां संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हो गई, मतलब कि तमिल लोगों की जो संस्कृति थी और जो उनकी भाषा थी उसके प्रति कोई कुछ करना ही नहीं चाहता था सिंगली भाषा में। और जो सिंगली भाषा के लोग थे वही राजनीति में थे। तो आप समझ रहे हैं ना क्या है कि जो सिंगली भाषा लोग थे वही प्रशासन में थे, और वह तो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के विकास पर ध्यान दे रहे थे, बौद्ध धर्म को बढ़ा रहे थे। लेकिन जहाँ तमिल भाषी जो कुछ हिंदू और मुसलमान थे उनके ना ही भाषा पर ध्यान दिया जा रहा था
और ना ही उनकी संस्कृति पर ध्यान दिया जा रहा था। तो इस बात से जो थे तमिल लोग काफी काफी नाराज थे। हम देख सकते हैं कि इस प्रकार इन लोग क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने और शिक्षा रोजगार समान अवसरों की मांग के लिए संघर्ष हुआ। देख सकते हैं कि तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा जा रहा था, उनकी मांगों की भी पूर्ति नहीं की जा रही थी। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार भाषा के आधार पर विभाजन हो रहा था। तो 1900 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार इलमी सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने कि अब उन्होंने कहा कि हम तमिल सरकार बनाएंगे, क्योंकि ये सिंहलियों की सरकार है तो ये हमारे विकास पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए हम तमिल की सरकार बनाकर अपना विकास करेंगे और क्या। तो श्रीलंका में इस प्रकार दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया और गृह युद्ध परिणाम हुआ उसका। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग, जब गृह युद्ध होगा तो हजारों लोग तो मारे ही जाएंगे और कई लोग अपना घर अपना शहर छोड़कर कहीं दूसरे देशों में जाकर बस गए। इससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा ही नुकसान हुआ श्रीलंका को। और अगर हम देखें तो बाकी जितने छोटे छोटे द्वीप हैं, मतलब श्रीलंका के साथ के जितने छोटे छोटे देश हैं, जितने वो विकसित हैं, जितना ज्यादा श्रीलंका विकसित था उतने वो विकसित नहीं है। लेकिन इस गृह युद्ध से श्रीलंका का काफी नुकसान हुआ है और हम देख सकते हैं कि यह गृह युद्ध 2009 में खत्म हुआ है। देखिए हम देख सकते हैं 1980 के दशक में जो संगठन की मांग हुई थी, उसके बाद इन लोगों के गृह युद्ध शुरू हुए थे, वो 2009 में खत्म हुए। ठीक है। और बेल्जियम, देखिए इस मामले में क्या हुआ कि बेल्जियम ने अपने लोगों की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि बेल्जियम जानता था अगर उसने श्रीलंका की तरह गलती की, जैसे श्रीलंका ने सिंगलियाई समूह को एक तो राजनीति में डाला पूर्ण रूप से, और सिंगलियाई समूह ने तमिल समूह की भाषा संस्कृति या उनके विकास पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो जिससे गृह युद्ध होना तो संभव ही था। तो बेल्जियम ने इस बात को देखते हुए बेल्जियम ने क्या किया, जो डच भाषी समूह थे, जो ज्यादा तो थे लेकिन ताकतवर नहीं थे, फ्रेंच भाषी समूह थे जो कम थे लेकिन ताकतवर थे, तो उन्होंने एक ऐसे नियमों हम देख सकते हैं कि उन्होंने 1970 और 1970 और 93 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानापन का एहसास ना हो, मतलब उसको ऐसा ना लगे कि उसके विकास, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा को दरकिनार किया जा रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं। इस व्यवस्था की मतलब ऐसा व्यवस्था करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि जहां भाषा में अंतर था तो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी बेल्जियम सरकार ने कोशिश की और उन्होंने अपने संविधान में इस बात की पुष्टि भी की कि हम लोग मंत्रियों की संख्या समान रखेंगे। आप देख सकते हैं कि जहां पे सिंगलियाई समूह तमिल संस्कृति को दरकिनार कर रहा था, अपने धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ कर रहा था, वहीं बेल्जियम ने उनके गृह युद्ध को देखते हुए अपने यहाँ कुछ संशोधन किए। पहला संशोधन यही था कि राजनीति में यानी केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहे, यानी कि प्रतिनिधित्व समान रहेगा डच और फ्रेंच दोनों का ही। इस बात से यह कोई आधार नहीं रहेगा कि किस भाषा के लोग ज्यादा है या किस भाषा के लोग ताकतवर है, क्या रहेगा कि दोनों का ही प्रतिनिधित्व समान हो। ठीक है। और जब दोनों ही भाषा के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो, इस प्रकार के समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी बोला कि कोई एक समुदाय फैसला नहीं कर सकता है, दोनों ही समुदाय के बहुमत लेना जरूरी है। तो केंद्र सरकार ने क्या किया, अपनी शक्तियों को देश के 2 इलाकों के क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दिया, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, उन्होंने क्षेत्रीय सरकारों के रूप में अधीन कर दिया। और अगर हम माने तो इस प्रकार के विभाजन से ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। और यही कारण है कि आज ब्रुसेल्स कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों का मुख्य केंद्र भी है। देखिए आपको अच्छा, बेल्जियम और श्रीलंका से हमने दोनों ही जाना कि दोनों में सत्ता की साझेदारी हुई, लेकिन उनका जो आधार था वो एकदम अलग था। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया, उससे यह पता चलता है कि बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार ना बनाने का फैसला करता है। ठीक है, सिंघली समुदाय की बात हो रही है बहुसंख्यक समुदाय में। तो इसमें देश की एकता संकट में पड़ जाती है।
अगर आप किसी अगर हम भी किसी देश में रह रहे हैं और हम किसी एक ही समुदाय के विकास पर ध्यान देंगे, दूसरे समुदाय के विकास पर हम ध्यान नहीं देंगे, तो वहां उस देश की एकता में संकट तो पड़ना ही है। इसलिए चाहे कोई भी समुदाय छोटा हो या बड़ा, हमें सबके विकास पर ध्यान देकर ही हम सबको साथ लेकर चल सकते हैं। ये वही है कि घड़ी की सुइयां भले ही अलग अलग चले, लेकिन अगर इनमें से एक भी चलना बंद हो जाएगी तो घड़ी का कोई मतलब ही ना रहेगा। समझ रहे हैं ना, कि सभी का चलना जरूरी है, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो सेकंड की हो, चाहे वो मिनट की हो, चाहे वो घंटे की हो, सभी का चलना जरूरी है। ठीक है। सत्ता की साझेदारी क्यों है? देखिए, इस पहला सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। बेल्जियम ने यही तो किया कि सत्ता की साझेदारी करके उन्होंने सब समुदाय को प्रतिनिधित्व देकर क्या किया, अपने यहाँ जो आंतरिक टकराव होने वाला था उसको रोका। जबकि श्रीलंका को इस चीज का सामना करना पड़ा, उसके यहाँ खुद ही इतना गृह युद्ध दिया कि जो जनता थी, बहुत जनता मारी भी गई और बहुत जनता देश छोड़कर शरणार्थी बनी दूसरे देशों में। इसके साथ ही बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना गलत होगा। इससे हम बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को सभी पर थोप नहीं सकते। अगर सत्ता की साझेदारी होगी तो इससे सभी की इच्छाओं का समान रूप से सम्मान भी किया जाएगा, आदर भी दिया जाएगा और उसकी पूर्ति भी की जाएगी। तत्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, लेकिन आगे चलकर देश की अखंडता पर काफी जोर डालता है। देखिए, हम देख सकते हैं कि घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए परेशानी पैदा नहीं कर सकता है, यह बहुसंख्यकों के लिए बर्बादी का कारण भी बन जाता है। आप ठीक है, आप अल्पसंख्यक का करते रहो, आप उनके विकास पर ध्यान मत दो, आप उनके लिए आतंक करो, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो आतंक बनेंगे, यानी जब वो अपने लिए जागेंगे, तो वो आपके लिए नहीं करेंगे क्या? करेंगे ना। सिंपल सी बात है, अगर हम किसी और के साथ गलत करते हैं तो जब तक वो व्यक्ति सहता है, उसके बाद क्या है, जब वो खुद सही करने पर आता है तो फिर वो नहीं देखता है। तो वही चीज है कि अल्पसंख्यक का भी विनाश निश्चित होता है, भले ही कुछ समय बाद, लेकिन निश्चित विनाश तो उसका भी निश्चित होता है। लड़ाई करने वाले दोनों पक्ष में ही नुकसान होता है, भले ही एक में कम या एक में ज्यादा हो, नुकसान दोनों में ही होता है। ठीक है। अब हम ये बेरूत शहर की कहानी पढ़ते हैं। बेरूत शहर में खलील नाम का आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। ये एक छोटी सी एक कहानी है। बेरूत जो लेबनान की राजधानी है, तो वहां हम देखेंगे कि वहां उन्होंने विभाजन करके रखा था, लेकिन किस तरह एक और आधार निकल कर आया सत्ता की साझेदारी का। तो उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे, दूसरे समुदाय के थे। माँ सुन्नी मुसलमान थी, दूसरे समुदाय के थे। आधुनिक शहर के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी कि पेरेंट्स अलग अलग समुदाय के हों। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे। राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे, मेल जोल होता था। क्या हुआ कि गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता लोग बैठे और उन्होंने सत्ता की बंटवारा शुरू किया। और उन्होंने यह तय किया कि जो हम देश का राष्ट्रपति बनाएंगे वो मैरोनाइट पंथ का, यानी कोई कैथोलिक ही होना चाहिए, कैथोलिक ईसाई ही होना चाहिए। समझ रहे हैं आप, कि कैथोलिक ईसाई होना चाहिए और सुन्नी मुसलमान प्रधानमंत्री होना चाहिए। यानी संप्रदाय से व्यक्ति ले रहे थे, और हम राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे वो हम कैथोलिक समुदाय से करेंगे, और हम प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे तो सुन्नी मुसलमान से करेंगे, उप प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे तो ऑर्थोडॉक्स से करेंगे, और संसद का अध्यक्ष या मुसलमान होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति का मेरोनाइट पद होना चाहिए। ठीक है। अब देश का राष्ट्रपति मेरोनाइट पद का कैथोलिक का होना चाहिए, सुन्नी मुसलमानी प्रधानमंत्री हो सकता है, उप प्रधानमंत्री ऑर्थोडॉक्स ईसाई होना चाहिए, और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान होना चाहिए। अब इससे क्या होगा कि सभी धर्म संतुष्ट हो गए कि चलो हमें हमें हर जगह मतलब पद मिलेगा। लेकिन इससे क्या हम ये बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो उस पद के लिए योग्य है, क्या वो आएगा? यानी कुशलता का आधार धर्म मान लिया गया। आप खुद सोचिए कि मेरोनाइट पद में कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बनना चाहो, तो जिसमें प्रधानमंत्री कुशलता हो, तो वो तो बन नहीं पाएगा ना। और अगर हम सत्ता में ऐसे लोगों को स्थान ना दे पाए जो उस पद के लिए योग्य है, कुशलता रखते हैं, तो फिर हमारे सत्ता का विभाजन ही गलत है। देखिए, यही बात खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति था, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता था, क्योंकि वो उसकी माँ सुन्नी मुसलमान थी, पिता ईसाई थे। ठीक है। और वो भी उसके पिता कैसे कैथोलिक नहीं थे, तो वो सबसे बड़े पद पर पहुंचना ही नहीं चाहता, जबकि वो उसकी योग्यता
रखता था, और उसे, लेकिन असल में वह चाहता ही नहीं था कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। वो नहीं चाहता था कि वो किसी धर्म को आधार बनाकर उस पद तक पहुंचे, और ना ही लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्र की तरह क्यों नहीं चलता। मतलब वो बोलता कि जैसे सबके चुनाव मतदान होता है वैसे ही किया जाए ना, क्यों हम संप्रदाय, जन या क्षेत्र को आधार मान रहे हैं, क्यों हम भाषा को, हम कुशलता क्यों नहीं देखते हैं। तो ये आधार भी अच्छा है कि हम व्यक्तियों की कुशलता देखें, ना कि ये आधार देखें कि वह उसका जन्म कहाँ हुआ, वह किस क्षेत्र से या किस भाषा बोलता है या किस संप्रदाय से है। ठीक है, अब कहानी खत्म हुई। तो लेबनान, अगर आपको तो लेबनान के कानून में अगर हम चाहें तो वही कह सकते हैं कि लेबनान में भी जो कुशलता का आधार होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी कुशलता का आधार ही सबसे अच्छा आधार है चुनाव के लिए। ठीक है, सच्चे सत्ता की साझेदारी के रूप में राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता है। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी व्यक्तियां किसी एक व्यक्ति या किसी स्थान में रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। मतलब पहले लोगों की यही विचार था कि कोई एक व्यक्ति शासन करना चाहिए। हम भी तो देखते हैं प्राचीन समय में राजा, एक ही राजा शासन किया करता था, उसके छोटे भाई थे, जो छोटे भाई या बच्चे या मित्र या जान पहचान वाले ही तो मंत्री हुआ करते थे, लेकिन शासन तो वही करता था। तो यही विचार धारणा प्राचीन समय से हमारे दिमाग मस्तिष्क में चली आ रही है। और हम प्राचीन समय में भी देखें तो सरदार जो होते थे, मुखिया होते थे, वह एक समूह का ही तो होता था, वही उसको नियंत्रित करता था। तो वही हमारे चल रहे, लेकिन आज के समय में ऐसा संभव नहीं है। कोई एक व्यक्ति पूरी तरह से सभी कार्यों को नहीं कर सकता है। ठीक है, जनता ही, और जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत है। ठीक है, और अपने शासन चलता रहा, यानी इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते रहे, यानी जनता का शासन जनता पर ही। लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, लोकतंत्र की मीनिंग ही है कि जनता का शासन। ठीक है, अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूह और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती है। तो हम सभी जानते हैं कि अच्छा, अगर लोकतंत्र अच्छा है, समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व है, तो समाज के हर वर्ग की तरफ ध्यान दिया जाएगा, उनके समूह, उनके विचारों को स्थान दिया जाएगा। जितनी सारी नीतियां होंगी उनमें उन सभी की बातें शामिल होंगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बना जाए, इसलिए कोशिश की जाए कि नागरिक भी हिस्सेदार बने। ठीक है, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। ये तो हम जानते ही हैं कि विधायिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका भी सत्ता, क्योंकि हम क्षैतिज वितरण कहेंगे। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से हम सुनिश्चित हो सकते हैं कि कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं रख सकता। ये भी बात सही है, अगर हम किसी एक वर्ग के हाथ में सब कुछ दे देंगे तो वो अपनी शक्तियों का असीमित उपयोग करके हानि पहुंचा सकता है। इसलिए हमने बंटवारे को कुछ इस प्रकार किया और इस प्रकार उन पर सख्ती की है विभागों पर, ताकि कोई भी वर्ग, कोई भी विभाग अपनी सत्ता में, यानी सत्ता में अपनी शक्ति का गलत प्रयोग ना कर सके, असीमित प्रयोग ना कर सके। ठीक है, और इसी को देखते हुए हम लोकतंत्र भी पढ़ेंगे। चलिए, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर रीड करेंगे। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी क्लास। ठीक है, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाइएगा जो स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं और जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है, सो गाइस, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू, धन्यवाद।